हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि कैसे आपको इन्वेस्टमेंट करनी है और उसके लिए क्या आपके पास चाहिए। मतलब जो आपने इन्वेस्टेबल कॉर्पस जो है, नेट इन्वेस्टेबल कॉर्पस, उसको कहाँ पे जुटाना है, कहाँ पे लगाना है और अलग अलग एसेट क्लास के अलग अलग रिटर्न्स कैसे थे हम लोग ने देखा लास्ट 46 ईयर्स थे। तो अभी चलते हैं, आज के वीडियो में हम लोग जान लेंगे कि जो बेस्ट ऑप्शन है हमारे पास, दैट इज इक्विटी। तो इक्विटी के साथ हम लोग कैसे जुड़े, ये आज के वीडियो में हम लोग बेसिक से समझ के लेंगे। तो चलिए आज के वीडियो को शुरुआत करते। आपके सामने स्क्रीन है। इन्वेस्टिंग इज टू प्रिजर्व योर सेविंग एज वेल एज मेक इट ग्रो वाइजली टू फुलफिल योर फाइनेंशियल गोल्स, ये हमको मालूम है। हमेशा एक बात ध्यान में रखा, इन्वेस्टिंग के पहले कुछ बेसिक्स एकदम की पॉइंट्स आपको बता रहा हूं, मैं आपके सामने रख रहा हूं। हम लोग क्या करते हैं, पहले हमारा इनकम आता है, उसमें से हम लोग एक्सपेंसेस डिडक्ट करते और जो बचता है उसमें से इन्वेस्ट करते। उल्टा करना है हमको, जो इनकम आता है, जो हमारा गोल है कि हर महीना भाई मुझे 25,000 इन्वेस्टमेंट करनी है, सेविंग करना है। तो अगर आपकी 1 लाख की सैलरी है तो आपको पहले सैलरी जिस दिन आएगी उसमें से 25,000 रुपए आपके इन्वेस्टमेंट अकाउंट में, बैंक अकाउंट में डालनी। मतलब जो अकाउंट से आपके सब SIP या फिर स्टॉक के जो भी इन्वेस्टमेंट्स रहेंगे वहां से होंगे, तो आपको एक ट्रैक करने के लिए इजी जाएगा। तो आई यूजुअली सजेस्ट सच टाइप ऑफ एक्टिविटीज कि आपका एक सैलरी अकाउंट रखिए, एक बिजनेस अकाउंट रखिए जहां से बिजनेस इनकम आता है, और एक सेविंग या इन्वेस्टमेंट का अकाउंट रखिए। तो उससे क्या होगा, आपको एक ट्रैक रखने के लिए आसान हो जाएगा। तो वैसे ही 1 लाख आता है, उसमें से 25,000 आप पहले इन्वेस्ट स्ट्रेट अवे कर दीजिए, बाद में जो बचेंगे उसमें आप एक्सपेंसेस मैनेज कर सकते हो। सो बेसिक थंब रूल इज इनकम माइनस सेविंग इज इक्वल टू एक्सपेंसेस। जितना बचेगा उसमें से एक्सपेंस करो, मैनेज करो उसमें। देन 50-50-50 रूल फॉलो करो। मतलब क्या है, आपका जितना सैलरी है उसका 50-50 पहले करो। मतलब 1 लाख सैलरी है तो 50-50 मतलब 50,000 50,000 हो गया। तो जो पहला 50,000 है उसमें आपके क्या होने चाहिए, कंपल्सरी हाउस होल्ड एक्सपेंसेस है, जो वेरिएबल और फिक्स एक्सपेंसेस हम लोग बोलते हैं, उसके ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। वो 50,000 से वो पूरे एक्सपेंसेस आपको कंप्लीट करने हैं। फिर जो 50,000 बचेगा उसका वापस 50-50 करो, मतलब 25,000 बचेगा। तो जो पहला 25,000 है उसको स्ट्रेट अवे इन्वेस्ट करो, और जो उसके बाद जो बचेगा लास्ट का 25,000, उसमें से आपकी जो अदर एक्टिविटीज है, मतलब मंथली जो हाउस होल्ड एक्सपेंसेस है वो छोड़ के, मौज मस्ती है, आपका जो लीजर लाइफ है, आपके हॉबीज है, वो उसमें से कंप्लीट करो। तो इस तरीके से आपको रूल बनाना है। नेक्स्ट, योर इन्वेस्टमेंट यील्ड शुड बीट इन्फ्लेशन। जहां पे भी इन्वेस्ट कर रहे हो चेक करो उसका रेट ऑफ रिटर्न आफ्टर टैक्स 7% से ऊपर आता है क्या, मिनिमम। तो आपका पैसे का वैल्यू जो बढ़ रहा है, आप समझ रहे हो, मैं इन्वेस्ट किया है, एफडीज में ब्याज आ रहा है, लेकिन वो ब्याज पूरा कौन खा रहा है, इन्फ्लेशन खा रही है एफडी का ब्याज। तो वो नहीं होना चाहिए। इसलिए आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे ज्यादा कौन सा था, सबसे ज्यादा बेस्ट रेट ऑफ रिटर्न किसके ऊपर इन्वेस्टमेंट में था, तो हम लोगों ने देखा सेंसेक्स के ऊपर 15% से पिछले 46 ईयर से लगातार मिलते आ रहे हैं। तो कंफर्म फर्स्ट थिंग कि आपका इन्फ्लेशन को बीट करके आपका रेट ऑफ रिटर्न होना चाहिए। नेक्स्ट, गोल्स कैन बी अचीवेबल विद प्रॉपर कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल प्लानिंग, जो है हम लोग ने बात किया। एनालाइज योर रिस्क, आप जहां पे इन्वेस्ट कर रहे हो वहां पे रिस्क कितना है। रिस्क है तो इश्क है, बहुत फेमस डायलॉग हुआ था, जो स्कैम 92 सीरीज निकली थी, वेब सीरीज, उसके ऊपर। तो जहां पे रिस्क है वहां पे आपको अच्छे रिटर्न्स भी मिलने चाहिए। तो रिस्क कहां पे ले सकते हैं आप, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए आप रिस्क ले सकते हो, क्योंकि आपको वो पैसा 15 साल 20 साल 25 साल 30 साल के बाद लगने वाला है। तो थोड़ा मार्केट ऊपर नीचे हुआ तो भी चल जाएगा, बट जो शॉर्ट टर्म में आपको पैसा लगेगा, मतलब एक लिक्विड कैश आपके हाथ में होनी चाहिए, जिसको हम लोग कॉन्टिजेंसी फंड बोलते हैं। मतलब अगर मेरी सैलरी बंद हो गई, मेरी सैलरी आना बंद हो गया, तो भी फिर भी मेरा 6 महीने से घर चलेगा, इतना लिक्विड कैश आपके हाथ में चाहिए, बैंक बैलेंस चाहिए उतना आपका। तो वो पहले प्रिजर्व कर देगा, उसको कहीं पे भी इन्वेस्ट मत करो। ब्याज नहीं मिला तो भी चलेगा, बट उसको सेफ रखो, कभी भी जाके आप ATM से विड्रॉ करके आ सकते। इस तरीके से ये फॉर्म में रखो, दिस इज कॉल्ड लिक्विड एसेट, उसको पार्क करो वैसे। नेक्स्ट, एनालाइज योर रिस्क। तो रिस्क पहले एनालाइज करो, कहां पे रिस्क है, कहां पे रिस्क नहीं है। जो शॉर्ट टर्म गोल्स है, मतलब 1 साल 2 साल के जो टारगेट्स है आपके, जिसके लिए आपने पैसे जुटा के रखे, सेव करके रखे, उसको कहीं भी जोखिम में मत डालिए। क्योंकि बहुत लोग मेरे पास आते हैं कि सर मेरे पास 50,000 रुपए, 1 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, जो
अगले 6 महीने के बाद मेरी बच्चों की स्कूल फीस के लिए लगने वाला है, बट अभी मेरे पास 6 महीने के लिए वो पैसा है, तो मैं शेयर मार्केट में डालता हूं। कहां पे डालना है बोलो? तो ऐसा मत कीजिए, क्योंकि 6 महीने में मार्केट कहां से कहां जाएगा, कौन से स्टॉक में जाएंगे, वो ऊपर परफॉर्म कर पाएंगे क्या नहीं, ये हमको पता नहीं चलता है। क्योंकि हमेशा स्टॉक मार्केट में एक साइकिल बना रहता है, हर सेक्टर का एक रोटेशनल साइकिल रहता है। जैसे जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है उसका यूजुअली दिवाली और दशहरा में उसके सेल्स ज्यादा आते हैं, तो उनके प्रॉफिटेबिलिटी भी वो क्वार्टर में ज्यादा आती है, तो वो टाइम पे वो स्टॉक्स भागते हैं। वैसे सीमेंट स्टॉक्स यूजुअली उनका सेल कम होता है कब, बारिश के सीजन में, तो वहां पे उनका सेल कम होता है करके वहां पे स्लगिश रहते हैं उनके मोमेंटम। फिर जो पेस्टिसाइड और इसके स्टॉक्स है, मतलब खेत पौधों के लिए लगने वाले, जो मानसून के ऊपर निर्भर करते हैं, अगर मानसून अच्छा हुआ, बारिश अच्छी आई, फसल अच्छी आएगी, तो उसके लिए क्रॉप साइंस जो स्टॉक्स है या फिर पेस्टिसाइड्स है वो टाइम पे वो ज्यादा ग्रो करते हैं। तो इसीलिए सब चीजों का एक साइकिल रहता है, सब स्टॉक्स का। तो वो साइकिल पर रखना बहुत जरूरी है। वो साइकिल में अगर हम लोग हाइट पे बढ़ गए, वो स्टॉक में इन्वेस्ट किया और तो वापस रोटेशनल होके वो साइकिल कंप्लीट होने के लिए आपको कम से कम 3 या 5 साल का टाइम लग सकता है। वो टाइम पे वो स्टॉक अगर नीचे आया तो आपका इन्वेस्टमेंट वहां पे फंस जाएगा। तो इसलिए रिस्क एनालाइज करके आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। लास्ट पॉइंट है, चूज सुटेबल इन्वेस्टमेंट व्हीकल एसेट क्लास सुटेबल अकॉर्डिंग टू योर टाइम एंड रिस्क एपेटाइट। जितना आप रिस्क ले सकते हो उतना ही पैसा आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए। मतलब आप अगर इफ यू अफोर्ड टू लूज, तो ही आप एंटर कीजिए स्टॉक मार्केट। दिस इज क्लियर गाइडलाइन। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि भाई इक्विटी में एंटर करने के लिए, अभी हम लोगों ने तो सब जान लिया इसके पहले वाले वीडियोस में कि भाई सबसे पिछले 46 ईयर से 1979 में सेंसेक्स चालू हुआ, तभी कौन से एसेट्स की क्या वैल्यू थी हम लोग ने देखी, क्या प्राइस थी, और आज उसकी क्या प्राइसिंग है, मतलब क्या एप्रिसिएशन हुआ है आपके एसेट का या फिर आपके इन्वेस्टमेंट का, वो हम लोग ने पिछले वीडियोस में देख लिया। अगर देखा नहीं है तो प्लीज इसके पीछे के वीडियोस आप देख लीजिए, एक सीक्वेंस से हम लोग वीडियोस बना रहे। तो हम लोग ये कंक्लूजन पे आ गए कि इक्विटी इज द बेस्ट एसेट क्लास टू ग्रो योर इन्वेस्टमेंट। अभी इक्विटी मतलब क्या, सिर्फ स्टॉक मार्केट क्या? नहीं। तो क्या है? तो आपके सामने स्क्रीन है, स्लाइड है, उसमें मैंने मेंशन किया है। सो व्हाट इज इक्विटी? सो इक्विटी में आने के लिए, इक्विटी क्या है बहुत बेसिक है, हमारे दूसरे भी वीडियो है उसमें मेंशन किया है कि इक्विटी मतलब क्या, कि एक कंपनी आईपीओ निकालती है। अभी आईपीओ मतलब क्या, वो हर एक का जो फेस वैल्यू रहता है वो सबके लिए सेम रहता है। मतलब मुकेश अंबानी के शेयर का फेस वैल्यू 2 रुपए अगर रिलायंस का, तो उसका भी 2 रुपए, मेरा भी 2 रुपए। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड इक्वल। इसलिए इक्विटी, हर एक का इक्विटी बेस सेम रहता है, वैल्यूएशन सेम रहता है, बट नंबर ऑफ शेयर्स जिसके पास ज्यादा रहेंगे ऑब्वियसली उसका वैल्यूएशन, उसका वैल्यू ज्यादा रहेगा। तो इक्विटी में इन्वेस्ट करने के लिए सबसे पहला है डायरेक्ट स्टॉक्स, जिसको हम लोग डायरेक्ट शेयर बाजार या स्टॉक मार्केट नाम से जानते हैं। तो डायरेक्ट मतलब आपको कोई भी जाके सीधा स्टॉक खरीदना है। अभी वो कौन सा खरीदना है, क्यों खरीदना है, कब खरीदना है, कैसे खरीदना है, कब बेचना है, ये आने वाले वीडियोस में हम लोग क्लियर करने वाले। तो फर्स्ट ऑप्शन है डायरेक्ट स्टॉक्स को जाके खरीदिए। आप कोई भी ब्रोकर के साथ अकाउंट ओपन कर सकते और उसके साथ आप ट्रेड कर सकते। ट्रेड मतलब उसमें एक्टिविटी जो रहेगी वो स्टॉक लेने की बेचने की रहेगी, उसको डायरेक्ट इंडिविजुअल स्टॉक्स बोलते हैं। नेक्स्ट इज एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, ईटीएफ से मतलब म्यूचुअल फंड का ही टाइप है, लेकिन स्टॉक मार्केट में ये म्यूचुअल फंड लिस्टेड रहते, उसमें एक्सपेंस रेशियो या ब्रोकरेज लगने की संभावना बहुत कम रहती, तो आपका खर्चा जो निकलता है वो बहुत कम निकलेगा आपके इन्वेस्टमेंट से। क्योंकि आप म्यूचुअल फंड में भी पैसा इन्वेस्ट करोगे तो उसके ऊपर एक्सपेंस रेशियो नाम की एक चीज है, जो 1% 2% आपके पास से सालाना एक कमीशन के तौर पर लेंगे, तो वो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में नहीं लगता है, ना के बराबर लगता है। नेक्स्ट इज म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड क्या है हम लोग आने वाले वीडियोस में देखेंगे। तो म्यूचुअल फंड आपका सब लोगों का पैसा इकट्ठा करके कोई लोग डिसीजन लेते हैं कि ये पैसा कहां पे इन्वेस्ट करना है। दे आर वाइज पीपल और उनके पास वो लाइसेंस भी रहता है। सो दैट इज म्यूचुअल फंड। नेक्स्ट इज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, दैट इज पीएमएस। बहुत लोगों को ये बात मालूम नहीं कि ये ऐसा भी होता है, ये म्यूचुअल फंड से थोड़ा सा अलग है। क्यों अलग है, मैं कुछ डिफरेंसेस बोलता हूं। म्यूचुअल फंड में मिनिमम इन्वेस्टमेंट 500 रुपए से लेके भी आप एसआईपी कर सकते हो, लमसम कुछ 1000 रुपए या 5000 रुपए से रहता है। लेकिन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज में जो उनके पास भी लाइसेंस होना जरूरी है। तो पीएमएस सर्विस, ये मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 50 लाख रुपया।
तो आप 50 लाख के नीचे पीएमएस सर्विस नहीं ले सकते। पीएमएस में और म्यूचुअल फंड में दूसरा एडवांटेज ऐसा है पीएमएस का कि पीएमएस में कुछ रूल्स और रेगुलेशंस नहीं है। नहीं है मतलब म्यूचुअल फंड में क्या है, आपका कोई स्टॉक के अंदर अगर आपका स्टॉक 10%, 15% बढ़ता है तो आपको उसका साइज जो है, मतलब एक म्यूचुअल फंड में रिलायंस के 1000 शेयर लेके रखे और रिलायंस 15% भाग गया एक साल में, तो उसका कैपिंग मतलब 15% का कैपिंग है शायद। तो मतलब आपको 15% बढ़ने के बाद थोड़ा सा जो अमाउंट है, मतलब एक स्टॉक के अंदर पूरे पोर्टफोलियो 15% से ऊपर टोटल इन्वेस्टमेंट नहीं होनी चाहिए। मतलब एक एग्जांपल सिंपल देता हूं, 1 लाख रुपए के टोटल म्यूचुअल फंड है, 1 लाख का स्कीम है मतलब, और 1 लाख में 15,000 रुपए मैंने रिलायंस में या फिर कोई XYZ स्टॉक में इन्वेस्ट किए। अभी ओवरऑल पोर्टफोलियो 15% से बढ़ता है साल में, अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ यही स्टॉक अगर 15% के ऊपर 20% बढ़ गया तो रूल्स रेगुलेशंस के मुताबिक क्या होगा कि 15% के ऊपर उसका वैल्यूएशन एक स्टॉक के अंदर नहीं होना चाहिए करके, वो 15,000 का वैल्यू अगर 20,000 चला गया तो 5,000 रुपए के स्टॉक्स आपको बेचने पड़ेंगे, आपको मतलब म्यूचुअल फंड वालों को बेचने पड़ेंगे। मतलब वो अगर 2 गुना 4 गुना 5 गुना भी होता है तो आपको कटिंग करके पैसा मिलेगा, मतलब उतना बेनिफिट आपको कट करके मिलेगा। लेकिन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज में ऐसा नहीं है। आयशर मोटर मोतीलाल ओसवाल के पीएमएस सर्विसेज में एक पीएमएस था उनका, उसमें उन्होंने आयशर मोटर कुछ 1800 रुपए में लिया था या 800 रुपए में लिया था और बाद में 25,000 चला गया, वो 30,000 चला गया, फिर भी बेचाने। आप सोचिए वो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज के वो पीएमएस स्कीम के रिटर्न कितने बेहतरीन रहेंगे। तो ये एडवांटेज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज में मिलता है। दूसरा एक फर्क है, म्यूचुअल फंड के लिए आपको कोई डीमैट अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस ये डायरेक्ट इंडिविजुअल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए आपको एक अलग से डीमैट अकाउंट खोलना है और वो उसका पूरा एक्सेस वो पीएमएस वालों के पास रहेगा। कॉन्ट्रैक्ट नोट आपको क्या आज लिया क्या बेचा वो सब पूरे आपके ईमेल पे आ जाएगा। तो ये फर्क है। नेक्स्ट इज अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स, AIF बोलते हैं, मतलब अलग अलग चीजों में ये लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे प्री मार्केट मतलब ग्रे मार्केट से कुछ स्टॉक्स कर रहे हैं, उसको अनलिस्टेड स्टॉक्स बोलते हैं। अगर आपको इसके ऊपर ज्यादा जानकारी चाहिए तो प्लीज कमेंट करके बताइए कि आपको इसके ऊपर एक अलग सा वीडियो चाहिए, मैं पूरा डिटेल में इसके ऊपर वीडियोस बना दूंगा। तो ये अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड मतलब ऐसे कुछ, मतलब स्टार्टअप से या फिर नया कुछ फंडा निकला है उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ऐसे कुछ लोगों के पैसे म्यूचुअल फंड जैसे लेकिन अलग अलग दिशा में इन्वेस्ट करते हैं। मतलब नॉट ओनली स्टॉक्स, स्टार्टअप है तो उसमें इन्वेस्ट करेंगे, इस तरीके से इन्वेस्टमेंट होता है। और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट REIT सिर्फ रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट में ही आपका पैसा लगता है। मतलब इट इज लाइक अ म्यूचुअल फंड, आप समझ के चलिए एक म्यूचुअल फंड का स्कीम है, लेकिन उसका पैसा स्टॉक्स में नहीं जाएगा तो कोई अच्छी स्कीम में जाएगा रियल एस्टेट के। तो जिनको रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना है उनके लिए अच्छा ऑप्शन है, और ये सब ऑप्शंस अवेलेबल है अपने अकेले स्टॉक मार्केट में। तो अभी म्यूचुअल फंड कितने टाइप के हैं ये हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, और उसके बाद की वीडियोस में हम लोग सीधा डायरेक्ट इक्विटी कैसे स्टॉक सिलेक्शन करना है, टेक्निकल एनालिसिस क्या है, फंडामेंटल एनालिसिस क्या है, दोनों में फर्क क्या है, दोनों में से कौन सा करना चाहिए, ये सब टॉपिक पे हमारे वीडियोस आने वाले हैं। तो प्लीज आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और ये ऐसे हमारे नए नए वीडियोस जो आएंगे वो आपको डायरेक्ट आपको उसका एक्सेस मिल जाएगा। प्लीज स्टे ट्यून और लाइक और फॉरवर्ड करना मत भूलिए। थैंक यू।